Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today, our topic of discussion is the management of Central Sterile Supply Department. Central Sterile Supply Department is an integrated and specialized department in a hospital which is responsible for the collection, cleaning, disinfection, sterilization, storage, and distribution of the sterile goods, instruments, and equipment to the different patient care areas में यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है दैट इज द मेन लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कि हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी मेडिकल प्रोसीजर्स होने हैं जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होने हैं उनके लिए जितना भी आपको स्टीराइल यानी कि जरासीम से पाक इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड्स हैं जो आपको मेडिकल डिवाइसेस रिक्वायर्ड्स हैं अदर गुड्स हैं लिनन है उसके लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टरलाइजेशन यानी कि आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो कि आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए रिक्वायर्ड्स हैं जिसमें डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें लिनन है और अदर चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल जर्म्स फ्री करके सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन एंड द of the prevention of the transmission of the hospital acquired infection. As we discussed in during the management of inpatient care department that hospital acquired infection is a very important challenge we face in the service delivery in the hospital. When our patient is admitted in our hospitals and there are chances that he may get infected due to the hospital environments and contact with the various instruments and medical devices they are being used in our एक्सक्यूज मी सर, किसी का माइक ऑन है? एक्सक्यूज जी बिल्कुल मैंने ऑफ कर दिया सबके थैंक यू सो सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई डिपार्टमेंट जो है ही इज गोइंग टू प्रोवाइड जर्म्स फ्री सेफ medical devices instruments to the each and every department in the hospital आपके ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनके लिए जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड्स हैं जो आपके लिए लिनर रिक्वायर्ड्स है या अदर मेडिकल डिवाइसेस उनके लिए लेबर रूम में रेडियोलॉजी में कैथ लैब में emergencies में everywhere in the hospital where you are performing एनी सर्जिकल प्रोसीजर और एनी मेडिकल प्रोसीजर जो है मसला फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्रेसिंग रूम में ड्रेसिंग करनी है या स्टिचिंग करनी है तो वहाँ पे भी वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दैट शुड बी सेफ फॉर द पेशेंट केयर सेफ मींस कि ही शुड बी फ्री फ्रॉम द जर्म्स उसके ऊपर किसी किस्म के कोई जरासीम मौजूद नहीं होने चाहिए सो वी कैन प्रोवाइड ए वेरी सेफ एनवायरनमेंट एंड केयर टू अवर पेशेंट सिमिलरली आपकी रेडियोलॉजी में अगर कोई इंटरवेंशन हो रही है कोई आपने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड जो है कोई भी अगर आपने बायोप्सिस लेनी है या आपने कोई प्रोसीजर्स करने हैं कैथ लैब के अंदर जो है जैसे कि कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफीज हो रही होती हैं एंजियोप्लास्टीज हो रही हैं और वहाँ पे भी अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो है यूज करने हैं तो दैट शुड बी सेफ दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द जर्म्स ऑन दैट सो जो हमारा CSSD का डिपार्टमेंट है स्टीरल सप्लाई डिपार्टमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ दी स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स टू योर हॉस्पिटल्स तो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा अगर आप इस तरह लगा सकते हैं कि अगर आपकी CSSD का डिपार्टमेंट एक दिन के लिए भी अगर बंद हो जाए या मेल फंक्शन कर जाए या उसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना हॉस्पिटल की सर्विस डिलीवरी इन एवरी डिपार्टमेंट जो है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग दी स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स टू दीज डिपार्टमेंट्स वो कंप्रोमाइज हो जाती हैं आपके ऑपरेशंस जो हैं वो नहीं परफॉर्म हो सकते विदाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स डिलीवरीज जो लेबर रूम के अंदर हो रही हैं वो नहीं हो सकती डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं मेडिकल प्रोसीजर्स हैं तो वो सारी की चीज़ें जो है ना कंप्रोमाइज्ड हो जाती हैं और अगर आपके CSSD का डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो डेफिनेटली देयर विल बी ए emergency ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जबकि आपके हॉस्पिटल्स में जैसे हम डिस्कस अगर इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होंगी
तो दैट कैन prolong द स्टे ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो स्टे है वो लंबा हो जाएगा, उनको ज्यादा देर के लिए आपके हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ेगा, और फिर उस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, और पेशेंट की तकलीफ में भी इजाफा होता है, उसकी कॉस्ट में भी इजाफा होता है, और पेशेंट की सेटिस्फेक्शन जो है ना वो भी आपके हॉस्पिटल से कंप्रोमाइज होती है। सो स्टीराइल सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ जर्म्स फ्री एंड द सेफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेडिकल डिवाइसेस टू द ऑल ऑफ द हॉस्पिटल्स, जिसमें मेजर जो आपके एंड यूजर्स हैं वो ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम होते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल कि अगर आपकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है, कैथ लैब है, मेडिसिन इमरजेंसी सर्विसेज है, वहाँ पे भी अगर कोई प्रोसीजर हो रहे हैं तो उनके लिए आपने प्रोवाइड करना है। तो CSST जो है डेट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि ये आपकी हॉस्पिटल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है ताकि आप पेशेंट आपका सेफ रहे। तो डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट कंट्रीज में हम यूज करते हैं। CSSD के लिए जो प्रोमिनेंट टर्मिनोलॉजी है, जो प्रोमिनेंट नेम है, विच इज प्रेवलेंट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज द CSSD। इट्स मीन Central Sterile Supply Department, and somewhere it is called Central Sterile Services Department। उसके अलावा स्टीराइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का वर्ड भी यूज किया जाता है, क्योंकि काफी सारी जगहों पे वो अब रीप्रोसेसिंग ऑफ दी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्ड जो है ना उसको यूज किया जाता है। स्टीराइल प्रोसेसिंग होती है, सेंट्रल स्टीराइल प्रोसेसिंग, और दीज आर द डिफरेंट नेम्स। और सेंट्रल सप्लाई का भी वर्ड यूज करता है। तो डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज इस डिपार्टमेंट के लिए यूज की जाती हैं, बट दे डूइंग द सेम जॉब, मीन्स कि दे आर collecting the dirty instruments from all our dirty and used instrument from all departments of the hospital, and they are going to collect them, they are going to clean them, disinfect them, sterilize them, and once they have been sterilized, they should be stored in an environment where they are kept sterilized, and distribution of these instruments and the medical devices to the all over the departments. So it plays a very important role in the provision of the safe care to our patient, which is the prime motive. तो नो वी विल डिस्कस, जैसे हमने कहा कि हमने पेशेंट्स को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड अदर गुड्स प्रोवाइड करनी है विच शुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन, विच शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द जर्म्स, देयर शुड बी नो जर्म्स, उनके ऊपर किसी किस्म के जरासीम नहीं होना चाहिए। तो जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं तो देर आर थ्री इम्पोर्टेंट steps, there are three important processes that should be executed इन ए स्टेप वाइज फैशन। तो ये तीन प्रोसेसेस क्या है? नंबर वन क्लीनिंग, नंबर टू डिसइंफेक्शन, एंड नंबर थ्री इज द स्टरलाइजेशन। जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम क्लीनिंग कहते हैं, डेट इज मेंट फॉर द, जो आप रूटीन क्लीनिंग करते हैं किसी भी चीज की, किसी भी गुड की, किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, ये वो चीज है। जो क्लीनिंग है डेट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द जर्म्स, उनके ऊपर जितने जो जर्म्स होते हैं उनकी आबादी को, उनकी मिकदार को कम करता है। सेकंड जो प्रोसेस है इन द स्टेप वाइज फैशन वी आर गोइंग टू डू इज द डिसइंफेक्शन। Disinfection are the processes which are going to kill most of the microorganism and germs on these medical devices and the surgical instrument except spore forming bacteria। यानी कि इसके ऊपर कोई भी जो चीज है जिसको अगर आपने डिसइंफेक्ट कर दिया है तो उसके ऊपर जितने भी जेरासीम्स हैं उनको आपने किल कर दिया है, एक्सेप्ट वन टाइप जिसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है वो एक रेजिस्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया और जेरासिम्स होती हैं जो हमारे डिसइंफेक्शन के प्रोसेस से डिस्ट्रॉय नहीं होते, किल नहीं होते, वो वहां पे मौजूद रहते हैं। जो अल्टीमेट स्टेप है दैट इज द स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब ये है कि दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच आर गोइंग टू किल ईच एंड एवरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द मेडिकल डिवाइसेस एंड द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मींस कि हमने स्टरलाइजेशन का प्रोसेस जब हमने कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब है कि आपका वो इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल डिवाइस जो है ना, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जर्म्स, कि उसके ऊपर आप किसी किस्म के भी जर्म्स जो है मौजूद नहीं है।
कि आपने स्टरलाइजेशन करने के बाद हर किस्म का जो जरासीम है उसको मार दिया गया है उसके ऊपर, इंक्लूडिंग दी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, यानी कि उसके ऊपर आप किसी किस्म का भी जरासीम जो है वो मौजूद नहीं है। तो जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं विद रेफरेंस टू दी मेडिकल डिवाइसेस एंड द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दीज थ्री प्रोसेसेस आर डन इन ए स्टेप वाइज फैशन। ये नहीं हो सकता डायरेक्ट स्टरलाइजेशन आप नहीं कर सकते। अगर इफ यू वांट टू स्टीराइल एंड स्टरलाइज करना चाह रहे हैं किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, द फर्स्ट यू आर गोइंग टू डू द क्लीनिंग, then you are going to do the disinfection, and finally the process of the sterilization will take place. Similarly, अगर आप डिसइंफेक्शन करना चाहते हैं किसी भी मेडिकल डिवाइस की या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, द फर्स्ट स्टेप विल बी क्लीनिंग एंड देन सेकंड स्टेप विल बी डिसइंफेक्शन। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप डायरेक्टली किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने कर सकते हैं। तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस इन ए स्टेप वाइज फैशन, कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीराइल करना है, उसको स्टरलाइज करना है, the first that instruments will be cleaned as per protocol, then it will be disinfected, and then it will be sterilized. So when we are fighting against the hospital acquired infection, we are fighting against the microorganism to deliver a safe care, to provide medical devices and the surgical instruments which are free from the germs. तो आपने ये तीनों प्रोसेस इन स्टेप वाइज फैशन में करने हैं। दैट इज द क्लीनिंग। क्लीनिंग मीन्स जैसे कि आप रूटीन क्लीनिंग करते हैं उसके ऊपर जो विजिबल डर्ट होती है, विजिबल चीजें होती हैं, ब्लड हो सकता है, बॉडी फ्लूइड्स होती हैं, दे आर रिमूव्ड। Then there is a disinfection, and disinfection is a process by which you are killing each and every microorganisms on that instrument except spore forming bacteria। मीन्स कि आपने हर किस्म के जरासीम को मार दिया है इफ यू हैव डन डिसइंफेक्शन, एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर टाइप जिसको हम स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहते हैं। Then there is a sterilization. Sterilization is the ultimate safe care where you have killed each and every microorganism के आपके उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, मेडिकल डिवाइस के ऊपर या गुड के ऊपर या लिनन के ऊपर जो है अब किसी किस्म का भी जरासीम मौजूद नहीं है, और 100% जो है वो सेफ है। और इवन के जो दैट पर्टिकुलर टाइप थी जिसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, that has also been killed. So, in this way, in a stepwise fashion, these processes are going to be followed to achieve the ultimate goal of sterilization. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्लीनिंग हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की करनी है, डिसइंफेक्शन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की करनी है, और स्टरलाइजेशन किन इंस्ट्रूमेंट्स की करनी है। डिसइंफेक्शन के लिए बट कहाँ का प्रोसेस जो है हमें किन मेडिकल डिवाइसेस के लिए एडवाइजेबल है, स्टरलाइजेशन का किन के लिए है, और क्लिनिक जो है हमें किन चीज़ों की हॉस्पिटल के अंदर करनी पड़ेगी। देखिए डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन जो है दैट इज ए स्पेशल प्रोसेसेस दैट मस्ट बी डन अकॉर्डिंग safe environment while ensuring the safety of your own workers। और जबकि हॉस्पिटल में हमारे पास thousands of the surgical instruments, medical devices and other spaces are available that need to be sterilized and disinfected। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर इंस्ट्रूमेंट्स को, हर डिवाइस को स्टरलाइज करें और डिसइंफेक्ट करें। तो देयर वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ केयर कि हमने वो इंस्ट्रूमेंट्स किस चीज़ के लिए या मेडिकल डिवाइसेस किस मेडिकल प्रोसेसेस के लिए यूज़ करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि which instruments need to be cleaned only, which medical devices need to be sterilized and the disinfected. For the said purpose, we are dividing the medical devices and the medical equipments into the three main categories. That is the critical medical devices, semi-critical, and then the non-critical medical devices are the equipments. And these categories define the level of processing required। मीन्स के इनके बेस के ऊपर अगर हम किसी को इंस्ट्रूमेंट्स को क्रिटिकल डिक्लेयर करेंगे
तो इट्स मीन्स कि आपने उनको या तो डिसइंफेक्ट करना है या उसको स्टेरलाइज करना है। तो दीज कैटेगरी दीज लेवल्स जो है दैट आल्सो डिफाइन द लेवल ऑफ द reprocessing required for that particular surgical instruments and the medical devices. We have divided the medical devices into the three categories, that is the critical, semi-critical, and the non-critical. These divisions we have made for the defining the level of reprocessing required. As we have discussed, some surgical instruments devices will be cleaned only, other one will be disinfected only because यानी कि हमने उसके ऊपर जितने जेरासिम्स हैं दे आर गोइंग टू बी किल्ड एक्सेप्ट द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज एंड देन देयर आर द सम मेडिकल डिवाइसेस एंड द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल बी sterilized means that we are achieving the goal of ultimate problem ultimate solution that making these instruments free of all kind of the microorganism and the germs. So we are dividing the medical devices and instruments in three categories, that is the critical, semi-critical, and the non-critical. The first category is the critical category. Critical category में these are the those items which enter in over sterile tissue and the vascular system and the body cavity कि ये वो instruments हैं वो medical devices हैं जो कि हमारे body के उस सिस्टम के अंदर असेस करती हैं जो कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल सेफ बनाया हुआ है जिसके अंदर किसी किस्म का जर्म्स नहीं हो सकता। जैसे हमारी बॉडी कैविटी है, जैसे कि चेस्ट के अंदर हमारी प्लूरल कैविटी है, पेट के अंदर हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, या किसी भी वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जाना है, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ना उसने मूव करना है, जैसे कि हमने कोई नीडल जो है या जो कोई भी आपने आईवी लाइन लेनी है वो हमारी ब्लड वेसल्स में लगाई जाती है। तो ऐसे तुम्हारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने हमारी बॉडी कैविटी के अंदर एंटर होना है, जिन्होंने हमारे वेस्कुलर सिस्टम्स के अंदर जाना है, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बायोप्सीज हैं, हमारे कार्डियक कैथेटर्स हैं, डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक के इम्प्लांट्स होते हैं जो कि डिफरेंट फ्रैक्चर्स वगैरह को रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दे आर द critical instruments because they are going to enter in our स्टीराइल टिश्यूज। हमारे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी कैविटीज जो है, जैसे कि हमारी प्लूरल कैविटी है चेस्ट के अंदर, हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इसी तरह ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आईवी लाइन हमने कोई लेनी है, और हमारे कार्डियक कैथराइजेशन जब हम करते हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो करते हैं, तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इम्प्लांट्स जो है सॉरी जी, उन सबको हम कहते हैं क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दे मस्ट बी स्टरलाइज्ड। These instruments, medical devices which are going to assess our body cavities or our vascular system must be declared sterilized. They should be free from all kind of the germs. तो इनको हमने क्या करना है, स्टरलाइज करना है, इनके ऊपर से किसी किस्म का भी जरासीम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होना चाहिए। So these are the critical items, these are the critical instruments which are going to enter in our body cavity, which are going to be enter in our vascular systems. जिनकी एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बयान की कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बायोप्सीज हैं, कार्डियक कैथेटर्स हैं, डिफरेंट किस्म के आर्थोपेडिक के इम्प्लांट्स हैं, तो इन सबको दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड स्टरलाइज्ड। उनके ऊपर किसी किस्म के जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नहीं होने चाहिए। सेकंड कैटेगरी जो है दैट इज ए सेमी क्रिटिकल आइटम्स की। दीज आर द आइटम विच आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द नॉन इंटैक्ट स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। जैसे हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने जो डिफरेंट किस्म के रूट्स बनाए हैं, जैसे कि हमारी ओरल कैविटी है, मुंह है, इसके अंदर एक कवरिंग मौजूद है सारी की सारी, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह हमारी नेजल कैविटी है, नोज के थ्रू अगर हम अंदर जाते हैं तो उसकी भी जो ल्यूमन के अंदर कवरिंग मौजूद है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहते हैं। एनी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जिसका इस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ रब्ता हो सकता है, उसको टच करना है, या नॉन इंटैक्ट
स्किन है, यानी कि हमारी जो स्किन है बाहर की, आपको पता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अगर ये नॉन इंटैक्ट हो जाए, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच आ जाए, इसके अंदर किसी किस्म का बर्न आ जाए, तो इसका मतलब है ये इंटैक्ट नहीं रहती। तो कोई भी ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल डिवाइसेस विच इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन या नॉन इंटैक्ट स्किन, दैट नीड टू बी डिसइंफेक्टेड, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि हमारा लेरेंगोस्कोप्स हैं, ब्रोंकोस्कोप है, कि आपने सांस की नालियों को मुआयना करने के लिए जो ट्यूब को यूज करते हैं, गैस्ट्रोस्कोप है जो हमारा जो है एंडोस्कोपी बड़ी फ्रीक्वेंटली होती है कि आपने अपने स्टमक की मुआयना कराना है, सिस्टोस्कोप है, वजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रोब्स हैं, एनेस्थीसिया मास्क हैं, एम्बूबैग्स हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जिनको हम कहते हैं दीज आर दी सेमी क्रिटिकल आइटम्स, के वो आइटम्स जो के विच आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द नॉन इंटैक्ट स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, दे आर कंसीडर्ड द सेमी क्रिटिकल आइटम्स। उसमें उसकी एग्जांपल जैसे हमने कहा, लेरेंगोस्कोप्स हैं, ब्रोंकोस्कोप्स हैं, गैस्ट्रोस्कोप्स हैं, एम्बोबैग्स हैं, मैकल्स डाइवर्टिकुलम्स हैं। तो these are the semi critical items, they must be declared डिसइंफेक्टेड, यानी कि हमें इनके लिए बहुत ज्यादा स्टरलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बट दे कैन बी डिसइंफेक्टेड एंड एक्सेप्टेबल है, ताकि पेशेंट को किसी किस्म की ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ना हो। देन देर आर दी थर्ड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं नॉन क्रिटिकल आइटम्स। सर नॉन क्रिटिकल आइटम्स, जी एनी क्वेश्चन? जी सर, आई एम सॉरी सर। जो जिसमें हमने क्रिटिकल कहा है उसको स्टेरलाइज करना लाजमी, और जो सेमी क्रिटिकल है इनको जस्ट डिसइंफेक्शन करना है, या कि इनको जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो क्रिटिकल थे दैट मस्ट बी स्टरलाइज्ड, और जो सेमी क्रिटिकल थे उनको हमने हाई लेवल की डिसइंफेक्शन जो है ना वो कर, उनको स्टेरलाइज करने की जरूरत नहीं है? नहीं उनको। ओके। देन देर इज अ थर्ड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं नॉन क्रिटिकल आइटम्स विच आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द इंटैक्ट स्किन, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमारी स्किन के ऊपर यूज होते हैं डायरेक्टली, लेकिन प्रोवाइडेड के दैट स्किन इज इंटैक्ट, यानी कि उसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, उसके ऊपर कोई वूंड नहीं है, उसके ऊपर कोई बर्न नहीं है, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे आर कंसिडर्ड दी नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम कहते हैं बीपी कफ है हमारा, स्टेथोस्कोप है, एंड ड्यूरेबल मोबाइल पेशेंट इक्विपमेंट्स। ड्यूरेबल मोबाइल पेशेंट इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि हम रूटीन में यूज करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस दैट आर इंक्लूडेड फॉर एक्सटेंडेड एंड एवरीडे यूज, जिसमें हम कह लें कि हमारी व्हील चेयर्स हैं, हमारी क्रशेज हैं, सॉफ्ट गुड्स हैं, वो सारी की सारी आती हैं डेली ड्यूरेबल मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। और इनमें आपकी बीपी कफ्स हैं, स्टेथोस्कोप्स हैं, जो जैसे बैसाखियाँ क्रचेस वगैरह यूज करती हैं, डिफरेंट किस्म की चेयर्स हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं, फ्लूबॉटमी की चेयर्स है जैसे कि ब्लड सैंपल्स वगैरह लेने के लिए यूज होती हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए डायलिसिस की चेयर्स मौजूद होती हैं, व्हील चेयर्स मौजूद है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द इंटेक्ट स्किन, तो ये जो सारे हैं इनको भी हमने नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिक्लेयर किया है, तो दे आर आल्सो गोइंग टू बी डिसइंफेक्टेड, कि आपने इनको डिसइंफेक्ट करना है। तो ये जो हमारी अभी हमने जो डिवाइड किया इनटू द थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हैं विच आर कमिंग इन कांटेक्ट विद आवर वेस्कुलर सिस्टम एंड स्टीराइल बॉडी कैविटी, दैट मस्ट बी स्टीराइल्ड, उनको हमने स्टरलाइजेशन करनी है, मींस के वी शुड बी मेकिंग देम फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ द जर्म्स, कि उसके ऊपर किसी किस्म के जर्म्स नहीं होने चाहिए। Then there is a semi-critical instrument जो कि हमने कहा which is coming in contact over mucous membrane and जो हमारी नॉन इंटेक्ट स्किन है, that need to be disinfected, means के हाई लेवल की डिसइंफेक्शन होनी चाहिए उसके ऊपर। नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्यूरेबल मेडिकल डिवाइसेस जो कि हमारी इंटेक्ट स्किन के साथ काम करते हैं, तो उनकी हमने लो लेवल डिसइंफेक्शन जो है ना वो उसके ऊपर हमने चलना है। इसके अलावा हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट सर्विसेज होती हैं जिनको हम कहते हैं हाई टच सर्विसेज वार्ड। वार्ड के अंदर हमारी कुछ सर्विसेज, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत ही रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि बेड रेल्स होती हैं, कॉल बेल्स होती हैं, टेलीफोन सेट्स होती हैं, टीवी रिमोट्स होती हैं।
तो दे मस्ट बी क्लीन्ड ऑन डेली बेसिस, और समटाइम्स वीकली और जो है ना आफ्टर क्वार्टरली हमने उनको डिसइंफेक्ट करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो हाई टच सर्विसेज हैं दैट मस्ट बी क्लीन। जब हमने इसको डिफाइन किया कि जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे मस्ट बी स्टरलाइज्ड, इट्स मींस first they will be cleaned, then they will be disinfected, and then ultimately they will be enter the process of the sterilization. जब हमने सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिसाइड कर लिया कि दे मस्ट बी डिसइंफेक्टेड, इट मींस के फर्स्ट दे विल बी क्लीन्ड एंड देन दे विल बी डिसइंफेक्टेड। यानी कि हमने क्लीन तो हर इंस्ट्रूमेंट्स को करना है। सो प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल विल बी डन इन ए स्टेप वाइज फैशन: cleaning, disinfection, and the sterilization. Every instrument that is going to be sterilized, first it will be cleaned, then it will be disinfected, and then it will be sterilized. ये नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर चले जाएंगे। आपको ये तीनों प्रोसेस स्टेप वाइज फैशन के ऊपर आपने इसको फॉलो करना है। सो इसके अलावा जो हमारी जो है स्टरलाइज्ड हाई टच सर्विसेज हैं, जिसको हमने कहा कि हमारी कॉल बेल्स हो सकती हैं, बटन्स हो सकते हैं, आईवी पोल्स हो सकते हैं, उन आपने रेगुलरली क्लीन करना है डेली बेसिस के ऊपर, और वीकली बेसिस के ऊपर आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है। We have discussed the instruments and the medical devices. They are divided into three different categories, and the level of sterilization and level of reprocessing is devised on the basis of their use. तो एज वी डिस्कस के जी जो हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल की एफर्ट्स हैं इन द स्टरलाइजेशन दैट इज डन इन ए स्टेप वाइज फैशन, कि any instruments that need to be sterilized has to be cleaned first, then it is going to be disinfected, and then it is going to be sterilized. So first step in the infection control with reference to the critical instruments and the medical devices, that is the cleaning. क्लीनिंग जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखें तो हर इंस्ट्रूमेंट की और सर्विस को आपको हॉस्पिटल में करनी पड़ेगी। कि क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, वी आर रिमूविंग ऑल काइंड्स ऑफ द विजिबल डर्ट, डस्ट एंड अदर फॉरेन मटेरियल ऑन मेडिकल डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। यानी को मेडिकल डिवाइस के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कोई भी ऐसी चीज जो कि हमें नेकेड आई से, जो हम अपने खुली आंख से देख सकते हैं, जो हमें नजर आ रही है, उसको हमें क्लीन करना होता है, उसको हमने रिमूव करना होता है। दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्लीनिंग। और जो क्लीनिंग है दैट मे बी डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ ए सोप एंड डिटर्जेंट एंड द वाटर। पानी के साथ या उसके अंदर हम डिटर्जेंट या सोप या साबुन जो है मिक्स करके उसके साथ हम उसको कर सकते हैं, to make it free from all kinds of the physical and chemical residue on the that instruments. तो क्लीनिंग जो है that is the first step in the infection control, that is the first step in the disinfection and sterilization. और क्लीनिंग का पर्पस क्या है कि we are removing all kinds of the visible dirt, dust and other foreign material on that particular medical device and instruments। कि हमें देखने में उसके ऊपर जो भी विजिबल जो किसी किस्म की चीज नजर आ रही है, उसको हमने रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर और विद द हेल्प ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। के उसके ऊपर जितनी किस्म की चीजें हैं उसको हम उसको करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, दैट इज द रिमूवल रिड्यूसिंग द बायो बर्डन। कि क्लीनिंग के अंदर से हम हर किस्म का बायो बर्डन जो है ना उसको हम कम करते हैं। बायो बर्डन क्या होता है, दैट इज द population of the viable microorganism on a material instruments equipment। कि हमारे उस इक्विपमेंट के ऊपर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जितनी भी जर्म्स की आबादी मौजूद है, दैट इज द नंबर ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो जरासीम या जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जरसूमे जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मौजूद है, उसकी टोटल पॉपुलेशन को, उसकी टोटल मिकदार को हम क्या कहते हैं, दैट इज द बायोबर्डन।
तो क्लीनिंग में हमने क्या करना है कि जो भी चीज़ें उस इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर मौजूद हैं, उनको हम रिमूव करते हैं with the help of water and using the soap and detergent along with, so that we can reduce the bioburden, यानी कि उससे जो उस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो है और इक्विपमेंट के ऊपर जो उसकी नंबर है, जो मिकदार है, उसको हम जो है ना उसको रिड्यूस कर सकें। तो इसका जो है क्लीनिंग का डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ आइटम, जैसे अभी हमने डिवाइस किया कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो नॉन क्रिटिकल है, उसके लिए सफिशिएंट हो सकता है कि ओनली द क्लीनिंग इज सफिशिएंट, कि हमें आप उसको क्लीन कर लें तो हमें उसको डिसइंफेक्ट और उसको जो है स्टरलाइज करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन देयर मे बी दी अदर ऑप्शन कि अगर वो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो हमने उसको डिसइंफेक्ट भी करना है और उसको से करना है। तो जैसे हमने शुरू में डिस्क्राइब किया था कि क्लीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड द ओनली, समटाइम्स मे बी ओनली स्टेप, बट इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द डिसइंफेक्शन एंड द स्टरलाइजेशन। अगर आप क्लीनिंग को अच्छे तरीके से करें तो यू कैन रिड्यूस द बायो बर्डन, मीन्स कि उसके ऊपर जो जरासीम की मिकदार है या जो उसकी पॉपुलेशन है उसको आप 99.99% जो है ना वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। क्लीनिक का हमें क्या फ़ायदा होता है? जैसे मैंने बताया कि बायोबर्डन रिड्यूस हो जाएगा, तकरीबन 99.99% तक आप जेरासीम सिंपल क्लीनिंग के साथ, अच्छी क्लीनिंग के साथ आप उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके ऊपर जितने विजिबल डस्ट है, ब्लड है, पस है, डर्ट है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप क्लीनिंग अच्छे तरीके से करेंगे, तो यू आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग द कोहेजन, यानी कि आपके जो जेरासीम्स है, जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस है, अगर उसके ऊपर जंग लग जाए तो दैट इज बिकम्स ए सीरियस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर आप अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्ट क्लॉथ, तो यू आर प्रिवेंटिंग द कोरिजन ऑफ हाईली प्रिसाइज एंड एक्सटेंसिव टूल्स जो होते हैं, उसकी आप जंग लगने से उसको आप बचाते हैं। तो क्लीनिंग जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द इन्फेक्शन कंट्रोल। और अगर आप अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेंगे तो यू आर रिड्यूसिंग द बायो बर्डन, मीन्स के ऊपर जो मेडिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जो जर्म्स मौजूद हैं, उनकी पॉपुलेशन को यू कैन रिड्यूस बाय 99.99% तक। उसके ऊपर जो विजिबल डस्ट है, पस है, ब्लड है, वो आप अच्छे तरीके से रिमूव कर सकती हैं। और ये जो ब्लड होता है दैट इज द आइडियल डाइट, ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यू आर एक्चुअली टेकिंग अवे द ब्रीडिंग ऑफ द एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो जर्म्स के लिए, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं, जिससे उनकी आगे ग्रोथ जो है ना उसको रोका जा सकता है। यू कैन प्रिवेंट द कोलिजन्स, मीन्स कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स को जंग लगने से बचाना है, क्योंकि अगर उनके ऊपर ये ब्लड लगा रहेगा, पस लगी रहेगी, तो उनको जंग लगने के चांसेस जो है ना वो बढ़ते चले जाएँगे। अब आपके पास जब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं यूज़ होने के बाद डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो आपको इस हालत में मिलती हैं, दैट इज़ फुल ऑफ ब्लड होता है उनके ऊपर, डिफरेंट किस्म की चीज़ें लगी होती हैं, डस्ट होती है। तो इस हालत में आपके पास जो है ना वो आते हैं। तो आपका पर्पज़ क्या है कि आपने उनको अच्छे तरीके से क्लीन करना है, और क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान आप डिटर्जेंट्स यूज़ कर सकते हैं, आप वॉशिंग का जर्स कर सकते हैं, ब्रशेज़ की मदद के क्लॉथ्स की मदद से आपने उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है, उसके ऊपर जो भी विज़िबल डस्ट, डर्ट, ब्लड और मौजूद है, उसको आपने क्लीन करना होता है। और क्लीन करने के बाद आपका पर्पज़ ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल इस तरह के हो जाएँ साफ-सुथरे से, और उसके लिए आपको इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। सो क्लीनिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइज़ेशन, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स। क्यों? जैसे मैंने कहा कि इफ यू आर गोइंग टू डू द क्लीनिंग इफेक्टिवली, तो यू कैन रिड्यूस द बायो बर्डन बाय 99.99%। मीन्स कि उसके ऊपर जितने भी जरासीम थे उनकी पॉपुलेशन को, उसकी मिकदार को, उसकी क्वांटिटी को आपने 99.99% तक रिमूव कर दिया और उसको खत्म कर दिया। तो इंस्ट्रूमेंट्स आपको इस हालत में मिलेंगे, और आफ्टर द इफेक्टिव क्लीनिंग विद द हेल्प ऑफ सोप, वाटर, डिटर्जेंट्स जो है, और डिफरेंट ब्रशेस एंड क्लोथ्स जो है,
उसके बाद आपने उनको इस हालत में लेके आना है सो डैट इट मे प्रोसीड टूवर्ड्स द यूज। अगर आपको सिंपल क्लीनिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपने डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन करनी है तो देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है। क्लीनिंग जो है डैट मे बी डन मैनुअली। आप अपने हाथों के साथ, वर्कर्स के साथ जो है वो मैनुअली भी क्लीनिंग हो सकती है। देन देर इज अल्ट्रासोनिक क्लीनिक मशीन्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी आप कर सकती हैं। एंड देन देर इज अ वॉशर डिसइंफेक्टेंट जो कि ऑटोमेटिक क्लीनिंग जो होती है, स्टरलाइजेशन स्टरलाइजर मशीन्स अवेलेबल है, वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो क्लीनिंग इज ए फर्स्ट स्टेप जिसमें आप कोशिश करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो विजिबल डस्ट है, डर्ट है, ब्लड है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसको आप रिमूव करें। तो क्लीनिंग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। मैनुअल क्लीनिंग कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वॉशिंग कर सकते हैं, एंड देन देयर इज अ वॉशर डिसइंफेक्टेंट्स अवेलेबल जिसके थ्रू आप अपना क्लीनिंग का प्रोसेस जो है ना वो कर सकते हैं। जो आपकी मैनुअल क्लीनिंग है, जैसे हमने कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स को हमने क्लीन करना है, तो मैनुअल क्लीनिंग है, आप अपने हाथों से, वर्कर्स जो है खुद काम करते हैं। तो उसके लिए जब आपने मैनुअल क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि आपने अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने हैं। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपके पास आए हैं। अगर आपने देखा हो तो इस हालत में आपके पास आए हैं। इसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स भी हैं, इसमें जो है नीडल्स भी होती हैं, इसमें ब्लड भी है, ये फुल ऑफ जर्म्स भी हैं। तो देर इज ए पोटेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन टू योर हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन कर रहा है। देर इज ए चांसेस एंड द पोटेंशियल फॉर द शार्प इंजरीज। आपको नीडल स्टिक इंजरीज भी यहाँ पे हो सकती हैं बिकॉज में देर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि शार्प होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द मैनुअल क्लीनिंग में है कि आपने अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली यूज करना है। आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने स्टीराइल ग्लोव्स पहनना है, आपने फेस मास्क पहनना है और प्रोटेक्टिव आई कवरिंग्स जो हैं, गॉगल्स जो हैं वो भी जरूर पहनी है क्योंकि यहाँ पे देर इज ए चांसेस ऑफ स्प्लैश कि जब आप इंस्ट्रूमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ वाटर गन्स या स्प्रे गन्स के साथ उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द स्प्लैश ऑफ दैट ब्लड एंड पस जो है ना वो आपकी आंखों में जा सकती है। तो यूज करें ये सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पहले आपने ये पहनने हैं, देन यू विल बी प्रोसीड फॉर द मैनुअल क्लीनिंग। मैनुअल क्लीनिंग के अंदर ये सारी चीजें आपने उसको यूज करना है, अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को। और मैनुअल क्लीनिंग के प्रोसेस में जो है देर आर द 4 स्टेप्स। नंबर 1 सॉर्टिंग, सोकिंग, वॉशिंग एंड द रिंसिंग। और इन सारे मैनुअल प्रोसेस को आप स्टेप वाइज फैशन में आपने करना है। सॉर्टिंग में आपने क्या करना है कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स को सॉर्ट कर लेना है इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट नीड टू बी डिसमेंटल्ड बिफोर क्लीनिंग। उनमें बहुत सारे जो होते हैं उनको हमें डिसमेंटल करना पड़ता है, उनको खोलना पड़ता है बिफोर द क्लीनिंग और उसको लहदा-लहदा करके देन दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर सोक्ड इन द डिटर्जेंट्स के उनको हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको सोप सोप के अंदर जिसके अंदर सोप वाटर सिंपल वाटर के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन प्रेफरेबली विद द डिटर्जेंट सोप्स जो है उसके अंदर हम इनको वॉशिंग करते हैं। और जब आपने उनको करना है तो उसके बाद उनकी डिफरेंट तरीके से हम उसकी जो आपके ल्यूमन वाले आइटम्स होते हैं उनको हमें ब्रशेस के साथ जो है ना कई दफा हमने उनको अच्छे तरीके से साफ करना होता है। वी हैव ए वाटर गन्स एंड स्प्रे गन्स अवेलेबल कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अंदर ल्यूमन होता है उनको हमने वाटर गन्स या स्प्रे गन्स के साथ भी उसको क्लीन करना होता है। तो आपके आइटम्स जो हैं ल्यूमन्स होते हैं उनको एयर गन एंड वाटर गन्स के मुतालिक। इसके अलावा उसके अंदर जो ग्रूव्स वाले स्पेसेस वाले होते हैं दैट नीड टू बी स्क्रब्ड विद द सॉफ्ट क्लोथ्स एंड ब्रशेस उसको करना। और इस सारे प्रोसेस के दरमियान मेक श्योर करने हैं कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट मस्ट नॉट बी लाइंग बिफोर अंडर द हैवी इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे नहीं पड़ने होने चाहिए, उनके ऊपर किसी किस्म के स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए, उनमें किसी किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को डैमेज नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने सॉर्टिंग करनी है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है। उनमें से वो इंस्ट्रूमेंट जिनको डिसमेंटल करने की जरूरत है, उनको खोलने की जरूरत है, वो उसको आप खोलते हैं। देन दे आर सोक्ड इनटू द वाटर एंड वो मोस्टली इनटू द डिटर्जेंट वाटर्स के साथ उसके अंदर सोक करती हैं। देन इंस्ट्रूमेंट्स
जिनके अंदर ग्रूव्स होते हैं, जिनके अंदर स्पेसेस होती हैं, दैट नीड टू बी वॉश विद दी सॉफ्ट ब्रशेस। और अगर कोई ल्यूमन वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर होल्स हैं, तो वाटर गन्स या स्प्रे गन्स होती हैं, उसके साथ आप उनको वॉशिंग करते हैं। वो तो देन दे नीड टू बी रिंस्ड, जो है उसको आप रिंस करके पानी से उसको बाहर निकालते हैं। इस सारे प्रोसेस के दरमियान देर मस्ट टेकन केयर, और किसी किस्म के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको किसी किस्म का स्क्रैच नहीं आना चाहिए। उनको आपने इस तरीके से हैंडल करना है कि उसके अंदर के बहुत ज्यादा जो डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर हैवी इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो ना पड़े हो, और किसी किस्म का डैमेज आपके इंस्ट्रूमेंट्स को भी ना हो और आपके वर्कर्स को भी ना हो। और ये सारे प्रोसेस के दौरान जो हम पानी यूज करते हैं, डेट मस्ट बी डिस्टिल वाटर एंड स्टीराइल वाटर, जो है ना आपने उसको यूज करना है। हम यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा हमारी इमरजेंसी में नॉर्मल सलाइन की बोतल खोलते हैं, उससे इंस्ट्रूमेंट्स वॉश कर लिए, उससे कह दिए ये जो पानी जो था सेफ था इसलिए हमने। तो जो नॉर्मल सलाइन होता है डेट इज कोहेसिव, उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम की मिकदार के मतलब ज्यादा होती है, उससे आपके इंस्ट्रूमेंट्स को जंग लग सकता है। तो इस सारे CSSD में जब हम यूज क्लीन करते हैं, तो उसके लिए हमें डिस्टल वाटर और स्टीराइल वाटर जो है ना वो यूज करना होता है। तो उसके लिए हमने पीछे RO प्लांट्स मोस्टली लगाए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डायलिसिस यूनिट्स होते हैं जिसके पीछे RO प्लांट्स लगा होता है। इसी तरह हम लैब्स में जो है ना डिफरेंट किस्म के RO प्लांट्स हमने लगाए होते हैं, दैट प्रोवाइड्स यू दी स्टीराइल वाटर फॉर दी टेस्टिंग एंड एज वेल एज दी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। जो आपने क्लीनिंग के लिए भी यहाँ पे यूज करना है, टैप वाटर यूज हमने नहीं करना, हमने डिस्टिल वाटर या स्टीराइल वाटर यूज करना है। मोस्टली इस पर्पज के लिए पीछे हमारे पास जो है वो अवेलेबल होते हैं RO प्लांट्स जो है ना वो होते हैं। टैप वाटर जो है उसमें भी हमारे पास बहुत ज्यादा मिनरल्स होती हैं, दैट इज पोटेंशियली कोहेसिव के आपके इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो जंग लग सकता है। अब जब आप मैनुअल क्लीनिंग करते हैं, जब हम लोग जो है खुद अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट्स धोते हैं, तो उसके हमें कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज हमें ये मिलता है कि दिस इज टोटली ए वर्कर बेस्ड प्रोसेस, कि अगर आपका वर्कर बहुत अच्छा है, ही अंडरस्टैंड द इंसैनिटी ऑफ द प्रोसेस, ही अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस ही इज डूइंग, वो समझता है कि ये जो मेरा काम है बड़ा जरूरी है, इसको अच्छे तरीके से करने से इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट को फायदा हो सकता है। तो आपका वो वर्कर जो है ना बड़ा अच्छा काम करेगा और आपको काफी फायदा होगा। तो दिस इज ए टोटली वर्कर ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं, और उसमें जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर क्लीनिंग मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, और हर इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, उसकी डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। उसको किसी को डिसमेंटल करना पड़ता है, किसी को ग्रूव्स के साथ साफ करना पड़ता है, किसी को ल्यूमन के साथ होता है। तो उसकी बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होती। And then again, this cleaning process is a source of injury. That is a potential source of injury, क्योंकि there is a chances कि आपको needle stick इंजरी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द शॉप्स जो वहां पे पड़े होते हैं इसके। एंड देन देयर मे बी ए डैमेज टू द इंस्ट्रूमेंट्स, कि आपके जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब वो बड़े इंस्ट्रूमेंट के साथ मिक्स होते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उनके ऊपर मान्यूट स्क्रैचेस आ जाएं, उसके ऊपर डिजाइन जो है उसके। And then the brushes and the water guns and the cloths which are being used for the manual cleaning, उनकी भी डिसइंफेक्शन जो है, उनकी भी क्लीनिंग जो है ना बड़ी जरूरी है। जब भी आप CSSD को विजिट करें, कि जो वो ब्रशेस, वो जो क्लॉथ्स, जो कपड़े जो हैं यूज हो रहे हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, उनको जरूर ऑब्जर्व करें, उनको जरूर देखें। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, समटाइम वो ब्रशेस इतने खराब हुए होते हैं कि दैट कैन कॉज डैमेज एंड स्क्रैचेस टू द इंस्ट्रूमेंट्स। कई दफा वो खुद बहुत ज्यादा डर्टी होते हैं, तो उनके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। तो मैनुअल क्लीनिंग जो है दैट इज ए वेरी गुड प्रोसेस अगर आप इसको अच्छे तरीके से करें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि किसी किस्म की आपकी स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इट इज टोटली वर्कर बेस्ड। अगर आपका वर्कर अच्छा है, ही अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉब ही इज डूइंग, तो ये वो बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर सकता है। देन इट हैज ए पोसेस ए potential source of injury for the workers as well as a potential source of damage for the minute and the एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स के उसमें जो स्क्रैचेस हैं वो भी हो सकते हैं। तो मैनुअल क्लीनिंग जहाँ पे बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वहां पे बहुत इसके थोड़े से डिसएडवांटेज भी है।
So cleaning is the first step in the process of disinfection and sterilization. क्लीनिंग हम तीन तरीके से कर सकते हैं। मैनुअल क्लीनिंग हो सकती है, अल्ट्रासोनिक वॉशर जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, देन वी कैन यूज दी वॉशर डिसइंफेक्टेंट। तो मैनुअल क्लीनिंग के हमने बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया अभी, स्टरलाइजेशन। अनदर मेथड जिसके थ्रू हम क्लीनिंग कर सकते हैं दैट इज द अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग जो होते हैं। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग जो है इज ए प्रोसेस दैट यूज द अल्ट्रासाउंड, मींस के जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो यूज करती हैं अराउंड 20 to 40 100 हर्ट्ज की साउंड्स होती हैं। और समटाइम्स वी कैन यूज द क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, के उसके अंदर आपको डिटर्जेंट जो है वो भी डाल सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वॉशर्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं विच यूज द अल्ट्रासाउंड्स, मीन साउंड वेव्स जो होती हैं ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी जो है उसके थ्रू हम उसको करते हैं। क्लिनिक यूजुअली लास्ट बिटवीन 3 to 6 मिनट्स, और समटाइम्स जो है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट हम इसको 20 मिनट्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वॉशर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं इस तरह के, जहाँ पे आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट्स दे आर डिप्ड इन दिस, और उसके अंदर साउंड वेव्स जो है थ्रू द प्रोसेस जो है ना उसको क्रिएट की जाती हैं, और ये साउंड वेव्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज होती हैं। और ये जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं दे क्लीन द इंस्ट्रूमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ कैविटेशंस जो होती हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम कैविटेशन करते हैं। जब हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स इसके अंदर जाती हैं तो टाइनी बबल्स जो होती हैं फ्रॉम द साउंड वेव्स जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं, जो कि उसके ऊपर से जो डर्ट होती है, जो चीजें होती हैं उसको डिसलॉज करती हैं और डिस्पर्स करती हैं फ्रॉम दी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं। और उसके बाद जब हमने इसको डिसलॉज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आर थॉरोली रिंस्ड, उसको दोबारा उसके सोल्यूशन के थ्रू अच्छी तरह उनको रिंस करके वॉश करके बाहर निकाला जाता है। अल्ट्रासोनिक वॉशर्स जो हैं वो यूज होते हैं जिसके अंदर हम हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स जो हैं वो यूज करते हैं फॉर द डिसलॉजिंग एंड रिमूविंग द डिब्रीज एंड द फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके बाद जो है ना उनको पानी के साथ अच्छी तरह रिंस करके उसको क्लीन कर लिया जाता है। जो आपके पास अल्ट्रासोनिक वॉशर्स जो हैं दे आर नेवर यूज फॉर द फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स, इलास्टिक मटेरियल्स, रबर वेयर्स और मटेरियल ऑफ सिलिकॉन्स के लिए जो है ना कभी भी अल्ट्रासोनिक वॉशर्स यूज नहीं होता। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप के लिए, प्लास्टिक इलास्टिक मटेरियल के लिए, रबर के लिए और सिलिकॉन की बनी हुई जो जो चीजें हैं उसके लिए हमें मैनुअल क्लीनिंग ही करनी पड़ेगी। उसके लिए आप अल्ट्रासोनिक वॉशिंग नहीं कर सकते। तो ये जितने भी हमारे पास ये अल्ट्रासोनिक वॉशर इस फॉर्म में मौजूद होते हैं जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स जो डिप कर देते हैं विद द सॉल्वेंट्स एंड विदाउट सॉल्वेंट्स, वहां पे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स आर क्रिएटेड व्हिच आर बाय द प्रोसेस ऑफ कैविटेशन क्रिएट्स टाइनी बबल्स जो कि रिमूव करते हैं डर्ट को, डस्ट को फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स जो है। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक वॉशर्स हैं ये दे शुड नॉट बी यूज फॉर दी फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स जो हमारे पास होती हैं, इलास्टिक मटेरियल्स होता है, रबर मटेरियल्स या सिलिकॉन्स की बनी हुई चीजें जो होती हैं उसके लिए हमें यूज नहीं करते। तो इसके ऊपर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स वॉशिंग होते हैं, अल्ट्रासोनिक वॉशर्स होते हैं, उनकी हमें परफॉर्मेंस असेसमेंट करनी पड़ती है क्वार्टरली या अकॉर्डिंग टू योर मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस। उसके लिए हम अक्सर जो है ना एल्युमिनियम फॉयल टेस्ट करते हैं कि हम विद दी, ये एल्युमिनियम फॉयल जो है डेट इज आल्सो प्लेस्ड इन दी अल्ट्रासोनिक वॉशर्स। और उसके अंदर ये जो कैविटेशंस, जो होल्स या ये जो सुराख पैदा होते हैं, that shows the performance of your ultrasonic washer। अगर ये sufficient quantities में cavitations produce हो रही हैं तो इट्स मीन्स कि आपका जो अल्ट्रासोनिक वॉशर्स है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्लीनिंग दैट इज द मैनुअल क्लीनिंग, जिसमें हम अपनी मैनुअली हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स वॉश करते हैं। देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग जिसमें आप अल्ट्रासाउंड वॉशर्स अवेलेबल होती हैं जिसमें आप अल्ट्रासाउंड वेव्स, हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स दे आर क्रिएटेड दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ कैविटेशन जो है उसको इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर से जो फॉरेन मटेरियल होता है, जो डिब्रीज होती हैं, दैट इज रिमूव्ड एंड दे आर डिसलॉज। उसके बाद आप उनको सिंपल वाटर के साथ रिंस करके उसको अलग कर लेते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक वॉशर दे आर नॉट यूज फॉर द फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप, इलास्टिक मटेरियल, रबर मटेरियल और सिलिकॉन की बनी हुई जो हमारी चीजें हैं उसके लिए यूज नहीं होते। और इसकी हमें रेगुलरली परफॉर्मेंस असेसमेंट करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल टेस्ट।
एल्युमिनियम फॉयल में आप क्या करते हैं कि वन एल्युमिनियम फॉयल इज प्लेस्ड इन दिस अल्ट्रासोनिक वॉशर्स, साउंड वेव्स आर जनरेटेड इफ दे आर प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ कैविटेशंस। तो इस मीन्स कि आपका जो अल्ट्रासोनिक वॉशर्स है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो then there is a third type of the washing जो कि done automatically with the help of washing machine। washer disinfectants होते हैं जो हमारे पास अक्सर CSSDs होती हैं जो कि प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं फॉर दिस पर्पस। उसके अंदर हमारे पास washer disinfectants अवेलेबल होती हैं, उसके अंदर washer decontaminated trays होती हैं which are used to lay the instruments, और उसके ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस कर देते हैं विद द बॉक्स लॉक्स कटिंग एजेस प्रोटेक्टेड, और ऑटोमेटिकली दे रन थ्रू दिस मशीन्स, और उनके ऊपर जो पानी जो है लो शूटिंग फ्री रिंसिंग वाटर उसके ऊपर गिरता है जो कि वो इंस्ट्रूमेंट्स को जो है ऑटोमेटिकली वॉश कर सकता है। तो ये हमारे पास वॉशर डिसइंफेक्टेंट्स होती हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स को इन ट्रेस के ऊपर प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाता है, और दे मशीन्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर फ्री फ्लोइंग वाटर होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश कर सकता है। So the cleaning is the first step in the sterilizations. There are the three methods जिसको हम कहते हैं मैनुअल क्लीनिंग हो सकती है, आपकी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग हो सकती है, और ऑटोमेटिकली वॉशर डिसइंफेक्टेंट के थ्रू भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन कर सकते हैं। So we were discussing the three processes that need to be conducted on the stepwise fashion for the infection prevention and control with reference to the medical devices and surgical instruments. Number one was the cleaning. Second step is the disinfection. As we discussed that disinfection is the process by which we are killing the microorganisms, all the microorganisms except spore forming bacteria। यानी कि सारे प्रोसेस के दरमियान जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं उसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर गोइंग टू बी किल। तो इसके लिए हम डिफरेंट केमिकल्स यूज करती हैं, फिजिकल एजेंट्स यूज करती हैं डेट आर अप्लाई टू दी ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है डेट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्ट। प्रेफरेबली हमें यूज करना चाहिए डेट इज दी हॉस्पिटल ग्रेडेड डिसइंफेक्टेंट, कि जब भी कोई डिसइंफेक्टेंट आप खरीदें परचेज करें तो मेक श्योर करें कि दिस इज मेंट फॉर हॉस्पिटल, इट हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर यूज फॉर दी हॉस्पिटल्स। देयर आर डिसइंफेक्टेंट जैसे फिनाइल वगैरह जो है आप घर में भी यूज करते हैं आप जो है, तो वो दैट इज मेंट फॉर द डोमेस्टिक यूज। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द माइक्रोबियल फ्लोरा व्हिच इज प्रेवलेंट इन द हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल में डिजीजेस कॉज करता है, दैट इज डिफरेंट एंड मोस्टली द रेजिस्टेंट वन। Therefore, the any chemical agent that is being used for the sterilization, and you must make sure that this is meant for hospital, this is registered for use in the hospital। तो ये जो भी हम केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं मोस्टली जो है हमारे पास फिनोल या कार्बोलिक एसिड बेस्ड होते हैं, जैसे हम डेटोल वगैरह क्लोरीन बेस्ड होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड्स होती हैं, अल्कोहल बेस्ड जो होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। अब जो भी हमने केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, जैसे हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि कितनी देर के लिए होना चाहिए, तो आइडियल जो डिसइंफेक्टेंट है नंबर वन दैट शुड बी ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट्स मींस कि ही शुड बी एक्टिव एंड इट हैज द एबिलिटी to kill majority of the microorganisms which are present or that instruments on that service। यानी कि उसके अंदर ये ताकत होनी चाहिए, उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जर्म्स हैं, तो दैट whose activity should be the broad spectrum, कि वो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको किल कर सके। नंबर टू हमने कहा कि इट शुड बी फास्ट एक्टिंग, दैट इज द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए, कि इट शुड बी किलिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म एज सून एज पॉसिबल। यानी कि कॉन्टैक्ट टाइम 15 मिनट्स 30 मिनट्स, कितनी देर तक आपने इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल डिवाइसेस को उसके अंदर डिप करना है या उसको करना है, तो वो आपका जितना ज्यादा होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इमरजेंसी में कई दफा इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने की जरूरत पड़ती है 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट्स, तो जितना ज्यादा फास्ट एक्टिंग होगा, जितनी जल्दी ये जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, डेफिनेटली कि जो आपका वर्कर्स है
उसके लिए किसी किस्म का इसके अंदर नुकसान नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इसकी जो है वो सरफेस कंपेटेबिलिटी और होनी चाहिए कि वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स है उसको भी किसी किस्म का डैमेज ना कर सके, उसके ऊपर किसी किस्म का कोयन जो है ना उसके अंदर ना आ सके। इजी टू यूज होना चाहिए कि वेन एवर यू आर मेकिंग, मोस्टली जो आपके पास डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं उनको पानी के साथ मिक्स किया जाता है फॉर दी स्टेबल सॉल्यूशंस बनाने के लिए। उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है दैट नीड टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस कि जी 5% आपने सोल्यूशन बनाना है या 10% सोल्यूशन लेना है, आपने 90 ml बॉटल लेना है, 10 ml आपने डिसइंफेक्टेंट लेना है, तो उसकी जो यूज है दैट शुड बी इजी टू यूज। जैसे भी हमने कहा कि इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, कि आपके वर्कर्स को उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इट शुड बी ऑर्डरलेस, यानी कि उसके अंदर से किसी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्पेशली अगर आप देखें तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनकी एक पंजेंट किस्म की स्मेल होती है, जो कि वर्कर्स जब उसको इनहेल करता है, फ्यूम करता है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होती है। जब उसके अंदर बहुत ज्यादा स्मेल होती है तो वर्कर्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन फॉर द यूज, कि जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन होती है वो उसकी मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं और उसको उस लेवल पे होते हैं जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि इतनी मिकदार डालने से कि बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आती, बट इट लूजेस इट्स इफेक्टिविटी, कि जब वो डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सोल्यूशन नहीं होगा तो उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एबिलिटी टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो प्रेफरेबली इट शुड बी ऑर्डरलेस, उसकी कुछ स्मेल वगैरह नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, मीन्स के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जो है वो ना हो। सिमिलरली उसकी केमिकल कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब है कि वंस इट इज मेड, कि उसके जब अगर आपने उसका सोल्यूशन डेवलप कर लिया है तो उसके अंदर उसको पानी के अंदर मिक्स करके बना लिया, तो उसकी जो स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर सोल्यूशन बनने के बाद आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए डेट कैन बी यूज्ड, फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है वो उसके अंदर कोई उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जितना देर स्टेबल होगा उतनी आपके लिए चांसेस है कि आप उसको ज्यादा देर तक यूज कर सकें। सिमिलरली आपकी सरफेस के साथ किसी किस्म की कंपेटेबिलिटी नहीं होती। अक्सर आपने ऑफिस में देखा होगा कि केमिकल्स हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं जिससे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो सरफेसेस होती हैं उनका रंग जो है ना वो फेड हो जाता है, फर्नीचर का रंग जो है ना वो फेड हो जाता है। तो उसका पर्पस पीछे जो है ना उसकी केमिकल कंपेटेबिलिटी और सरफेस कंपेटेबिलिटी होती है, दैट शुड नॉट बी देयर, ताकि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की सर्विसेज हैं, जो आपकी डिवाइसेस की सर्विसेज हैं, वो किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। So disinfection is a second step in the process of sterilization. It means that you are killing most of the microorganisms present on your medical device and instrument except the spore-forming bacteria. कि उसके ऊपर हर किस्म के जरासीम को, तो प्रेफरेबली इट शुड बी यूज विच आर रजिस्टर्ड फॉर यूज इन द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल ग्रेडेड डिसइंफेक्टेंट जो है ना वो आपको यूज करना चाहिए। और काफी सारे केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ज्यादातर जो है वो फिनोल एंड कार्बोलिक एसिड बेस्ड होती हैं, अल्कोहल बेस्ड होती है, फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, गुरुल्डाल्डिहाइड, डिफरेंट किस्म के केमिकल बेस्ड जो डिसइंफेक्टेंट जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये अगर आपने देखा होगा बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे ओटी टेबल्स होती हैं, आपकी सीएसएसडी की टेबल्स होती हैं, उनको भी हमने डिस्कस करना होता है। डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली डेंटिस्ट्री में या माइनर सर्जिकल प्रोसीजर एस्थेटिक्स में बहुत सारी यूज होती हैं, उनको इस तरह थोड़ा सा डिसइंफेक्ट किया जाता है। हाई लेवल के ऊपर भी डिसइंफेक्शन जो है ना वो की जाती है। तो डिसइंफेक्शन के लिए आपने डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, प्रेफरेबली वो डिसइंफेक्टेंट यूज करना है जो कि आपके हॉस्पिटल के यूज के लिए रिकमेंडेड हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक? घर में जो हम जो है यूज करते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? जी मिस यूसरा। जी डॉक्टर सर जैन, जी जी बताइए। जो सर जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो ठीक है सर। सर जो डिसइंफेक्शन इन्फेक्शन हैं वो सर होते हैं जो चीज़ें होती हैं ना हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हॉस्पिटल में,
तो उनको ट्रेन करने के लिए होती हैं। और सर जो आपने पूछा है कि जी एंटीसेप्टिक होते हैं, वो सर होते हैं हमारे हैंड्स वगैरह को ना वॉश करने के लिए, जैसे वो सैनिटाइजर वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं सर। जी बिल्कुल जी। डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं दे आर मेंट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि जानदार नहीं होती, जैसे आपका टेबल हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, उनके लिए यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक आर मेंट फॉर द यूज ऑन द सरफेस ऑफ अ लिविंग थिंग। इंसानों के ऊपर जो हम यूज करते हैं, जैसे अभी आपने कहा डिटोल या इस तरह की चीजें हैं, बायोडीन है, दैट इज मेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। और डिसइंफेक्टेंट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो जानदार नहीं होती उनके लिए यूज किए जाते हैं। अगर इनको आप ह्यूमन स्किन पे यूज करेंगे तो दैट कैन कॉज ए सीरियस रिएक्शन एंड दी डैमेज। तो थर्ड हमारा जो स्टेप है दैट इज द अल्टीमेट वन, जिसको हम कहते हैं दी स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मींस वी आर मेकिंग दिस मेडिकल डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट्स फ्री ऑफ ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके ऊपर आप कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं। एंड ऑल द क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने शुरू में देखा कि विच आर गोइंग टू असेस ओवर वेस्कुलर सिस्टम, हमारी बॉडी कैविटी या स्टीराइल पार्ट के अंदर जा रही हैं, दैट नीड टू बी स्टरलाइज। और इसके लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टरलाइजर्स। और जो स्टरलाइजेशन है दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स की हम होती है, जिसमें आपकी मॉइस्ट हीट या स्टीम स्टरलाइजेशन है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन है, एंड रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट, इसके थ्रू हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है उसको खत्म कर सकते हैं, ताकि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, मेडिकल डिवाइसेस जो है वो दे आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ द इन्फेक्शंस। तो ये डिफरेंट काइंड्स की किस्म की स्टरलाइजेशंस होती हैं। लो, तो नंबर वन जो है डेट इज ए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन या स्टीम हीट स्टरलाइजेशन होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वे यूज दी हाई प्रेशर टू किल दी माइक्रोऑर्गेनिज्म। एक तो टेम्परेचर होता है और उसके साथ जो हाई प्रेशर होता है ना, उसको यूज करते हैं फॉर द किलिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन दैट इज बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स एंड इज इफेक्टिव फॉर द वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल। जो हम डिफरेंट किस्म के मेडिकल डिवाइसेज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने कहा सिलिकॉन के हो सकते हैं, रबर के हो सकते हैं, क्लॉथ हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, उन बहुत सारे मटेरियल के लिए ये अफेक्टिव मेथड्स हैं। इसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, इटसेल्फ जो है थर्मल एजेंट्स जो होते हैं उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मरते हैं। लेकिन सर जब हम इसके मॉइस्चर ऐड करते हैं, इसके साथ जो मॉइस्ट हीट ऐड करते हैं, तो वो उस प्रोसेस को और उसको जो है ना वो ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। और जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी वजह से द प्रोसेस ऑफ हीट जो है ना, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करना जो है ना हमारे लिए बड़े जल्दी पॉसिबल हो जाता है, उस प्रोसेस को इंक्रीमेंट कर देता है। तो एक्सपोजर इज एक्सटेंडेड फॉर 15 मिनट्स। अगर आपने उसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेना है तो 15 मिनट तक, और 134 डिग्री सेंटीग्रेड 4 to 7 मिनट्स। बट दिस रिकमेंडेशन वेरीज फ्रॉम स्टरलाइजर टू स्टरलाइजर। जो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके बाद, इसमें पर्पस क्या है कि हम यूज करते हैं हाई ग्रेड, हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर फॉर द किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये सबसे कॉमन मेथड है जो कि हम यूज करते हैं, इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, डेट इज इन नॉन टॉक्सिक एंड सेफ फॉर ह्यूमंस। के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेटर है, एंड देयर इज अ नो रिस्क ऑफ फायर। और दूसरा, इट हैज द एबिलिटी टू पेनिट्रेट। जो आपके पैकेजेस होते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स पैक किया होता है, उसके खिलाफ जो है ना वो भी एक्टिवली जो है ना हमारा जो स्टरलाइजिंग एजेंट्स है उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, इट हैज द पोटेंशियल टू कॉज बर्न्स, मॉइस्चर जो है। और क्या ना, स्टरलाइज जितने हमारे हीट सेंसिटिव या टेम्परेचर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट जो है ना ये काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको ऑपरेट करने के लिए आपको मल्टीपल यूटिलिटीज चाहिए, बड़ा अच्छा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप होना चाहिए और बहुत ज्यादा वाटर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। द फर्स्ट मेथड जो हम यूज करते हैं दैट इज अ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जिसको हम स्टीम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। वी यूज द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और डिफरेंट किस्म का साइकिल टाइम्स इसमें होता है डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। लेकिन मोस्टली जो है अगर आप 120 तक ले जाते हैं तो 15 मिनट्स का साइकिल जो है उसके अंदर, इसके अंदर जो प्रेशर हम जनरेट करते हैं दैट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। और उसकी वजह से आपका जो है टेम्परेचर जो है स्टीम का वो ज्यादा बेहतर हो, जल्दी अचीव होता है, और उससे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में आसानी होती है।
उसका डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि ये जो टेम्परेचर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो हीट एंड टेम्परेचर सेंसिटिव है, उसके लिए ये इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, नॉन टॉक्सिक है, देयर इज नो रिस्क ऑफ फायर क्योंकि इसमें ज्यादातर मॉइस्चर यूज किया जाता है एंड इट हैज द एबिलिटी, इसकी पेनिट्रेशन जो है ना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बड़ी अच्छी हो जाती है। दूसरा जो हम यूज करते हैं डेट इज ए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की, इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम हीट के ऊपर रिलाई करते हैं, किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं होता। वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन थी जो हमने डिस्कस की, ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, इसमें किसी किस्म का मॉइस्चर जो है ना वो नहीं होता है एंड दिस इज रिकमेंडेड for the material that could be damaged, impermeable like powder, petroleum products और sharp instruments जो उसके लिए हम moist heat को use नहीं कर सकते, जैसे कि आपके powder likes होते हैं, petroleum products होते हैं, sharp instruments होते हैं, उसके लिए हम recommend करते हैं कि dry heat sterilization जो है ना की जाए। ये भी ज्यादातर नॉन टॉक्सिक होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है एंड ओनली रिक्वायर्स द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट्स के, वहां पे आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों बड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर होती हैं और यहाँ पे आपको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो होती है। बट इसका नुकसान क्या है, इट पोजेस ए रिस्क ऑफ फायर रिस्क। जो आप मॉइस्ट हीट यूज करते हैं उसके पास आपके पास फायर का रिस्क नहीं होता, लेकिन ड्राई हीट के अंदर जो है ना आपका रिस्क ऑफ फायर जो है ना वो इसका ले लेता है और मोस्टली आपका टाइम कंज्यूमिंग स्टरलाइजेशन साइकिल्स होते हैं। यहाँ पे आपका जो स्टरलाइजेशन साइकिल है वो छोटा होता है, अराउंड 15 मिनट्स टू दी 30 मिनट्स, और इसको मजीद काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना 4 to 5 टाइम्स लॉन्गर लाइफ साइकिल्स होते हैं जिसमें आप ड्राई हीट का प्रोसेस जो है ना उसको यूज करते हैं। इसके अलावा एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन होती है जिसमें हम केमिकल्स को यूज करते हैं, जैसे गैस बेस्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है। यो गैस जो है दैट रिएक्ट्स इन सच ए वे कि जो आपके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल ग्रोथ को उनको किलिंग करने में हेल्प करता है। लेकिन अगेन चूंकि ये गैसियस फेस में है, इट हैज ए टॉक्सिक इफेक्ट्स, ये हमारे जो वर्कर्स हैं उसके लिए भी नुकसानदेह होता है एंड इट हैज ए स्लोअर प्रोसेस देन द स्टिमुलेशन, और स्पेशल हैंडलिंग होती है इसके अंदर जो हमें रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा कुछ जगहों पे हम आयोनाइज बेस्ड जो रेडिएशन बेस्ड स्टरलाइजेशन हैं वो भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल्स में इसको नहीं किया जाता, ज्यादातर ये बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो इसको करती हैं। हॉस्पिटल में ज्यादा ये 3 मेथड्स हैं जिसमें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है जिसमें हम टेम्परेचर विद मॉइस्चर और हाई प्रेशर्स यूज करते हैं। ड्राई हीट के अंदर वी डू नॉट हैव एनी मॉइस्चर और सिर्फ ड्राई हीट और टेम्परेचर के ऊपर फोकस करते हैं। एथिलीन ऑक्साइड के अंदर गैसियस बेस्ड एंड केमिकल बेस्ड होता है, उसको हम यूज करते हैं। सबसे जो इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, डेट इज अ मॉइस्ट हीट, और इसमें फायदा ये है कि आपका साइकिल टाइम थोड़ा सा छोटा होता है, इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है। और जो ड्राई हीट है उसके अंदर आप उन केमिकल्स के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि कुड नॉट बी इम्पेरेबल टू दी मॉइस्ट हीट के अंदर यूज नहीं हो सकते, जैसे कि पाउडर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड शॉप ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इट कैरीज द रिस्क ऑफ फायर, और दूसरा इसका साइकिल टाइम जो है ना काफी लंबा होता है। एथिलीन ऑक्साइड के ऊपर भी आपकी जो है इसका स्लोअर प्रोसेस होता है एंड इट हैज द हैजर्ड ऑफ ए गैस जो है उसकी वजह से ये जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उसके लिए इंजूरियस भी होता है। तो दिस इज द थर्ड स्टेप जिसमें हम स्टरलाइजेशन जो है ना वो अचीव करते हैं। तो दिस इज दी बेसिक्स एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कि जी आपने सबसे पहले मैं क्लीनिंग करनी है, उसके बाद डिसइंफेक्शन करनी है, देन देयर इज ए स्टरलाइजेशन। अब हम आते हैं कि हमारा जो एरिया है जिसके अंदर हमने ये सारी एक्टिविटी करनी है उसके अंदर क्या होना चाहिए। मीन्स कि अब आपने CSSD के अंदर जो उसका फिजिकल डिजाइन है उसको हमने कैसे लेके चलना है, और उसके अंदर डटी क्लीनिंग कहाँ पे होनी है, डिसइंफेक्शन कहाँ पे होनी है, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो कैसे चलना है। जो CSSD का एरिया उसको हम प्रोमिनेंटली 2 एरियाज में, एक क्लीन एरिया होता है और एक हमारा डर्टी एरिया होता है। डर्टी एरिया के अंदर हम जो है, और इन तीनों दोनों एरियाज के दरमियान जो आपका एयर फ्लो है, वर्क फ्लो है, जो स्टाफ फ्लो है, दैट शुड बी दी यूनिडायरेक्शनल वन। मोस्टली जो हमारा डटी एरिया होता है उसके अंदर हम अपना नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं, यानी कि उसके अंदर से चूंकि वहां पे डटी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स विच आर फुल ऑफ जर्म्स, तो वो कई दफा एयरबोर्न इन्फेक्शंस भी होती हैं, तो हम नहीं चाहते कि उस एरिया की जो एयर है वो वहां से कहीं बाहर जाए।
तो हम कोशिश करते हैं वहां पे नेगेटिव प्रेशर जो है ना उसको मेंटेन किया जाए, खुद भी तो अंदर आ सकते हैं लेकिन वहां से भाई कोई जाने नहीं चाहिए। जो हमारा क्लीन एरिया है उसके अंदर हम पॉजिटिव प्रेशर जो है ना मेंटेन करते हैं, ताकि चूंकि उसके अंदर क्लीन एयर होती है तो वो क्लीन एयर तो बाहर जा सकती है, लेकिन बाहर की कोई डर्टी एयर जो है ना वो अंदर नहीं आनी चाहिए। तो दीज एरियाज शुड बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। dirty area, clean area or the sterile area, they should be physically separated from each other with the absolute barriers। उनके दरमियान वुडन ग्लास या किसी किस्म का जो है वो प्रॉपर बैरियर होना चाहिए, इसका आपस में राब्ता नहीं होना चाहिए। डटी एरिया और इनके दरमियान डटी एयर फ्लोज और स्टाफ फ्लो जो है वो भी यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी कि आपकी जो डर्टी एरिया है क्या, यू नीड टू मेंटेन ए नेगेटिव एयर प्रेशर, आपके स्टीराइल और जो क्लीन एरिया है उसके अंदर पॉजिटिव एयर प्रेशर आपने मेंटेन करना है। No staff can enter from the dirty area into the clean area। clean area और sterile area के दरम्यान उसकी मोस्टली एंट्रेंस लैदा होती है, उसकी रिक्वायरमेंट लैदा है। लेकिन आप डर्टी एरिया से क्लीन एरिया की तरफ नहीं जा सकते। आल तो कि आप क्लीन एरिया से डर्टी एरिया में आ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इवन अगर आप आ गए हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू गो बैक आफ्टर विदाउट टेकिंग द प्रिकॉशन। तो ये जो तीन एरियाज हमारे काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमने यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लोज और स्टाफ फ्लोज और वर्क फ्लोज जो है वो मेंटेन करने होते हैं। क्लीन एरिया के अंदर आपने स्टीरल एरिया के अंदर पॉजिटिव एयर प्रेशर मेंटेन करते हैं और डर्टी एरिया के अंदर आपने नेगेटिव एयर प्रेशर जो है वो उसको मेंटेन करना होता है। और दीज एरियाज शुड बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम नेचर विद एन अब्सोल्यूट बैरियर्स। वुडन बैरियर हो सकता है आपका जो है, उसके अलावा वुडन ग्लास बैरियर हो सकता है, उसके थ्रू इनके दरमियान राब्ता नहीं होना चाहिए। आल्दो थ्रू द प्रोसेस ऑफ विंडो और थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस अगर हम डिस्कस करेंगे, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये हमारा फिजिकली बेसिकली डिजाइन होता है कि जब आप सीएसएसडी के अंदर चल रहे होते हैं कि आपका डर्टी एरिया होता है या कंटेमिनेटेड एरिया होता है, जहाँ पे आप जो है ना वो डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स सारी चीजें जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं। क्लीन एरिया के अंदर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के बाद आते हैं, जहाँ पे आपने उनकी पैकेजिंग करनी है और वो सारी चीजें आपने आगे लेके चलनी है। ये तीनों एरिया दे शुड बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सॉरी सर, एक ही बात है कि नेगेटिव कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जब हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो ये सारी चीजें हमने उसके अंदर डिस्कस करनी है। वंस द इंस्ट्रूमेंट्स जब आपके डर्टी एरिया में आ जाते हैं तो फिर हम उनको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए हमने कहा कि मैनुअल क्लीनिंग हो सकती है, वाटर डिसइंफेक्टेंट्स हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग हो जाती है। क्लीनिंग के बाद हमारे पास ड्राइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स होती है। इंस्ट्रूमेंट्स में से मॉइस्चर्स को रिमूव करना, पानी को रिमूव करना, इट्स वेरी एसेंशियल। तो उसको हमने उसके पास हमारे पास ड्राइंग टेबल्स अवेलेबल होती हैं। तो ड्राइंग से थ्रू जो है ना वो मोस्टली आप लोगों के पास ड्राइंग कैबिनेट्स भी होती हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स के थ्रू जो है ना उसको, या हॉट एयर के थ्रू उसको ड्राई करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे लोसली नेचुरल ड्राइंग होती है, हम उसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं ताकि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना ड्राई। तो कुछ अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपके पास हॉट एयर्स जो है ना, हॉट एयर्स अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू हम इसको डिसइंफेक्ट करते हैं। अगर आपने वाशर डिसइंफेक्टेंट में डाला है तो वहाँ पे वॉश होने के बाद उसके अंदर सिस्टम जो है ना उसका ड्राइंग का भी अवेलेबल होता है। जब आपने इंस्ट्रूमेंट्स को ड्राई कर लिया तो फिर उनकी इंस्पेक्शन की जाती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया जाए, उसकी विजुअल इंस्पेक्शन होती है फॉर दी प्रॉपर क्लिनिक के। उसके अंदर कोई किसी जगह कोई मॉइस्चर तो नहीं है, कोई पानी तो नहीं है, कोई इंस्पेक्शन, कोई उसके ऊपर जंग तो नहीं लगा हुआ, उसकी जो चीज़ें हैं और उसको देखा जाता है। और उसको अगर ऑयलिंग की ज़रूरत है, उसको किसी इंस्ट्रूमेंट्स को ऑयल वगैरह, और अगेन मैं आपको बता दूं ये जो ऑयल यूज़ होते हैं दे आर आल्सो द स्पेशलाइज्ड ऑयल। हमारे यहाँ पे अक्सर वो DW40 जो है ना उसको यूज़ कर लिया जाता है। दीज आर दी हॉस्पिटल ग्रेडेड ऑयल जो कि आपने इस पर्पज के लिए यूज करनी होती हैं। तो सीजर्स को हमने चेक करना है, उसके अंदर कोई क्रैक्स ना हो, कोई बर्ग्स ना हो, प्रॉपर उसकी क्लोजिंग हो रही हो। जॉ इंस्ट्रूमेंट्स को देखना पड़ता है, फोर्सेप्स की टिप्स को देखते हैं। तो ये डिफरेंट स्पेशलाइज्ड जॉब्स होती है जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो उसकी फंक्शनैलिटी को इंश्योर करना होता है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, ताकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो हम अच्छे तरीके से देख सकें। तो उसके बाद फिर हम इसकी एडवांस इंस्ट्रूमेंट, तो फिर हम इसके डिफरेंट सेट्स बनाते हैं कि ये जनरल सर्जरी का सेट है, ये सी सेक्शन का सेट है, ये एब्डोमिनल सर्जरीज का सेट है, ये वेस्कुलर सेट्स हैं।
और उसके बाद उनको एक रैपर के अंदर जो है ना उसको सेट को बनाने के बाद रैप किया जाता है। जैसे भी आपने डिफरेंट पैकेजेस देखे तो उसके लिए रैपर्स यूज होते हैं डिफरेंट कलर के। पहले जमाने में जो है ना वो क्लॉथ जो है ना अक्सर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का कपड़े के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के सेट भरे हुए आते हैं, लेकिन आजकल ये स्पेशलाइज्ड रैपर्स अवेलेबल हैं जो कि हम यूज करते हैं। और ये रैपर्स जो है ना ये बड़े अच्छे होने चाहिए, जो कि एफिशिएंट होने चाहिए। इसमें किसी किस्म का जो है ना होल नहीं होना चाहिए, इम्प्रेग्नेबल होनी चाहिए। इसकी सील इंटेग्रिटी जो है ना वो प्रॉपरली आपकी मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो जब आप ये पैकेजिंग वगैरह कर लेते हैं तो फिर आपके इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं अगर आपने रखे होते हैं, सम टाइम वो डायरेक्टली पैकेजेस रखा जाता है, सम टाइम स्टील कंटेनर्स जो है इसके थ्रू रख के फिर हम इनको अपने CSSD या जो ऑटोक्लेव्स होते हैं उसके अंदर प्लेस करते हैं फॉर द साइकिल। पर्टिकुलर साइकिल के अगर 15 मिनट का साइकिल है, आधे घंटे का साइकिल है, 2 घंटे का साइकिल है, तो इन रैपर्स को पैक करके उसके अंदर उसको स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज से पहले जो आपने पैकेज तैयार करना है, जैसे भी हमने कहा कि उसके ऊपर हमने लेबल लगाना होता है। लेबल के ऊपर हमने लिखना है कि इस सेट के अंदर, इस रैपर के अंदर कौन सा सेट पैकेजेस के अंदर अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंट्स के नाम होते हैं, डेट एंड टाइम ऑफ स्टरलाइजेशन, कि इसका साइकिल कब चला था, किसने कराया था। शेल्फ लाइफ होती है उसके अंदर कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, साइकिल का नंबर होता है। तो ये सारी चीजें हमने उस लेबल के ऊपर लगानी होती हैं। इसका पर्पस क्या है कि जब आप ऑटोक्लेव या स्टरलाइजर ऑन करते हैं तो उसके अंदर एट ए टाइम मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल सेट एंड मल्टीपल कंटेनर्स हमने रखे होते हैं। यानी कि अगर हमने एक 15 मिनट का साइकिल चलाया है तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना उसको स्टरलाइज किया जाता है। उन सबका साइकिल नंबर होना बहुत जरूरी है। इस साइकिल का पर्पस यह है कि अगर कल को जब आप सर्जिकल सेट खोलते हैं उसके अंदर आपको मॉइस्चर नजर आता है या आपको उसके अंदर में कोई ब्लड नजर आता है, इट्स मीन्स कि आपका स्टरलाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हुआ। तो फिर आपको वो पूरा साइकिल डिस्कार्ड करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी पैकेजेस हमने रखे थे, इट्स मीन्स कि वो दे आर नॉट प्रॉपरली स्टरलाइज। तो इसलिए ये साइकिल नंबर जो है ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द रिकॉल प्रोसेस। यानी कि अगर हमें पता चल जाए कि अगर एक सेट के भी स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई तो हम उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारा CSSD का जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा होता है फ्रॉम बिगिनिंग, जहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है, फिर उसकी डिसइंफेक्शन होती है, देन स्टरलाइजेशन और फिर उसकी स्टोरेज। तो इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है विच इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट जोन्स, जिसको हम कहते हैं डर्टी जोन होता है, क्लीन जोन होता है, स्टीराइल जोन होती हैं। दे शुड बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड देयर शुड बी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द स्टाफ। जो आपका डर्टी एरिया होता है उसमें आपने नेगेटिव एयर प्रेशर मेंटेन करना होता है ताकि वो जर्म्स आपके किसी बाहर जाके दूसरी जगह ना सके। और जो क्लीन और स्टीराइल लेते हैं वहाँ पे पॉजिटिव एयर प्रेशर आपने मेंटेन करना होता है कि बाहर से कोई चीज अंदर ना आ सके। और ये स्पेशलाइज डिजाइंड होती हैं जो कि वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू हमने मेंटेन किया जाता है। इसी तरह इनकी टेम्परेचर की और मॉइस्चर्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपने मॉनिटर करनी होती है, मेंटेन करनी होती हैं। स्टाफ की मूवमेंट की SOPs होती हैं। डर्टी एरिया से कोई भी क्लीन एरिया में नहीं जा सकता। क्लीन एरिया और स्टीरियल एरिया में जाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स है दैट नीड टू बी फॉलोड। तो इस तरह एक डिपार्टमेंट जो है हमारा जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी?